स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 22-23 सेशन क्लास 10 साइंस के लिए। तो देखिए ड्यूरेशन इसका 3 आवर्स होगा एंड मैक्सिमम मार्क्स 80 होगा। तो ऐसे ही आपके मिड टर्म एग्जाम का पैटर्न भी आएगा, तो इसे आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकें। तो देखिए इसमें सेक्शन ए है 1 से 20 MCQs है इसके अंदर, ठीक। और पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है। तो यहाँ पे हम सेक्शन ए करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में आते हैं MCQs है इसके अंदर 1 मार्क्स की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, अ स्टूडेंट मिक्स इट विथ वाटर एंड टेस्टेड इट्स नेचर विथ रेड लिटमस पेपर, राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है ना, मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं, बर्न मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बर्निंग करेंगे तो ऑक्सीजन आएगी ना, तो क्या बनेगा, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम को बर्न करने से क्या बनता है, जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, ये वाइट पाउडर होता है। और देखिए क्योंकि मेटल ऑक्साइड है तो कैसा नेचर का होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। मेटल का जो भी ऑक्साइड होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। तो नेक्स्ट इसमें इन्होंने बोला है कि अगर हमने इसमें इसको टेस्ट किया, इसके नेचर को किसके साथ, रेड लिटमस पेपर के साथ। तो आपको पता है बेसिक है क्योंकि ये, तो बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, है ना। तो आपको यही पूछा है ऑब्जर्वेशन क्या होगा जब हम रेड लिटमस के साथ इसे करेंगे, तो इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन वैसे तो लिखनी नहीं है, बट बस ऑब्जर्वेशन बोला है। तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा ड्यू टू बेसिक नेचर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, द pH ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस लाई बिटवीन। आपको पता है pH एक स्केल है जो डिटेक्ट करता है वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ओके। तो pH रेंज जो होती है 0 से 14 तक होती है, और जो एसिड होता है वो 0 to 7 होता है, ठीक है। 0 to 7, क्योंकि 7 इसलिए नहीं होता क्योंकि 7 तो न्यूट्रल हो जाता है ना। तो 0 to 7 का मतलब 0 से ज़्यादा और 7 से कम, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एसिडिक रेंज कितनी होती है, 0 to 7। अगर पूरी pH स्केल की रेंज पूछते हैं तो 0 to 14, ठीक है। न्यूट्रल होती है तो 7, और अगर बेसिक की पूछेंगे तो 7 से 14, यानी कि 7 से ज़्यादा और 14 से 14 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, a student put few drops of hydrochloric acid to sodium carbonate powder and gas is evolved with effervescence. What happened if this gas is passed through lime water? तो आपको पता है HCl एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। एसिड का रिएक्शन किसके साथ किया है हमने, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो आपने एसिड के केमिकल रिएक्शंस पढ़े होंगे, तो आप इसकी रिएक्शन बना सकते हो। जब भी HCl को सोडियम कार्बोनेट से हम रिएक्ट करते हैं तो एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट होती है, तो क्या बनाएगा, देखिए ये मेटल के साथ तो इसका Cl वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। और साथ में CO3 जहाँ भी होता है कार्बोनेट वहाँ पे ये तो फिक्स है, CO2 गैस बनती है। जब भी आपको पूछे ना कार्बोनेट में तो CO2 गैस बनेगी। इसके अलावा H और एक O यहाँ से बचा ना, तो H2O बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आप याद रखना, ये एसिड का केमिकल रिएक्शन होता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो मेटल के साथ तो क्लोराइड आ जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी और वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने गैस का नाम पूछा था, तो गैस कौन सी बनेगी, CO2, ठीक है। कार्बोनेट जहाँ भी बोले तो वहाँ पे CO2 गैस बनती है। अब इन्होंने पूछा क्या है इसमें, व्हाट हैपन इफ दिस गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते तो आपको पता ही होगा, ये तो आप पढ़ते आ रहे पहले से, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कैसा कर देगी ये, उसको मिल्की कर देगी, ठीक है। तो कार्बोनेट में जब भी बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर इफ्रेसेंस जब भी बोला जाए ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हाँ, अगर पॉप साउंड बोलते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, बट इफेविसेंस बोला तो CO2 गैस होती है, और वो क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इज इट इजी टू परफॉर्म दिस रिएक्शन टू गेट न्यूट्रल कंपाउंड। तो ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं 7th-8th क्लास से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर,
ठीक है। जब एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन है, देखिए ये एसिड है, ये बेस है। एसिड के पास H होता है, H+ आयन, और बेस के पास क्या होता है, OH- आयन। तो एसिड और बेस को रिएक्ट किया तो ये NaCl क्या बना, देखिए Na मेटल पार्ट आगे आता है, जो नॉन मेटल पार्ट है वो बाद में आता है। तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, और साथ में यहाँ पे H और OH बन जाएंगे तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये H और OH मिलेगा तो वाटर, और ये Na और Cl सॉल्ट बना देंगे। तो एसिड और बेस को रिएक्ट किया तो वाटर बना और सॉल्ट बना। जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था जो सॉल्ट बनेगा, जो भी हम सॉल्ट बनाएंगे, क्या वो न्यूट्रल मिलेगा हमें? तो यस, न्यूट्रल मिल सकता है। सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, सॉल्ट एसिड भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल कब मिलते हैं हमें? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। जैसे ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो सॉल्ट मिला है NaCl, ये ये कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। क्लियर? हाँ, अगर ये वीक होता और ये स्ट्रॉन्ग होता बेस तो बेसिक सॉल्ट बनता, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता और बेस वीक होता तो एसिडिक सॉल्ट होता। ठीक है, पर जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो कैसा सॉल्ट मिलेगा हमको? न्यूट्रल। तो उन्होंने पूछा न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा? यस, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, एसिड भी और बेस भी। तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज इनवॉलेंट्री एक्शन? ये बायो में से विच पार्ट ऑफ द ब्रेन जनरली कंट्रोल दीज मूवमेंट्स? तो इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे मतलब हमारे सोचने के बिना हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप हो जाते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे एक्शंस दैट टेक प्लेस विदाउट विलिंगनेस, बिना हमारी इच्छा की। ठीक है, या फिर डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग, ऐसे एक्शन जिनको थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर बोले इनवॉलेंट्री एक्शंस के, डाइजेशन अपने आप हो जाता है, स्नीजिंग अपने आप आती है, हार्ट बीट अपने आप करता है, आइज ब्लिंक अपने आप करती है। तो इसको हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना इन सबको करने के लिए। तो ये सारे जो हमारे मूवमेंट्स है या एक्शंस है, ये कैसे एक्शंस है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे विलिंगनेस के बिना ही हो जाते हैं। ठीक है, या फिर हमें इसमें थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो इन इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है? मेडुला ऑब्लोंगटा। ठीक है, जो कि हमारे हिंड ब्रेन में होता है। ठीक है, यही क्या करता है? हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ही हमारी हार्ट बीटिंग को कंट्रोल करेगा, उसके अलावा BP कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये सारे काम जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है, डाइजेशन, सीजिंग, हार्ट बीटिंग, इनको कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये क्वेश्चन भी अलग से बन के आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर वॉलेंट्री एक्शंस आ जाते हैं तो यहाँ पे आप विदाउट वर्ड हटा देते, जो हमारी इच्छा के साथ होते हैं ऐसे एक्शन। ठीक है, तो उनको कंट्रोल कौन करता है? सेरेबिलम। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो इसका अगर डेफिनेशन आई तो विदाउट वर्ड हटा देना और डू नॉट वर्ड हटा देना। इसके अलावा उसमें कौन कौन से फंक्शन है जो हम खुद सोच के करते हैं, जैसे रनिंग हम खुद करेंगे, है ना। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो आप जब सोचो तब हो, ईटिंग, रनिंग, है ना, तो वो कैसे होंगे? वॉलेंट्री एक्शन। बट अभी क्वेश्चन हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शन का है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म। सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का हो जाता है सनलाइट में, तो क्या ग्रे कलर का क्या मिलता है हमको? सिल्वर मेटल, क्लोरीन गैस, सिल्वर ऑक्साइड की नन। तो देखिए, आपको पहले इक्वेशन तो पता होनी चाहिए इसकी। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो हमें Ag और Cl2 मिलता है, बट ग्रे कलर का क्या मिलता है हमको? सिल्वर मिलता है। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये सिल्वर मेटल के लिए होती है। तो अगर क्वेश्चन भी आए कि रिएक्शन रिलेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर मेटल या फोटोग्राफी रिएक्शन, तो ये फोटोग्राफी रिएक्शन ही होता है ये AgCl का। ठीक है, इसी में एक और फोटोग्राफी रिएक्शन होता है BaCl2, ये भी फोटोग्राफी रिएक्शन है, इसमें भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे बेरियम और Cl2 गैस बनती है। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन भी फोटोग्राफी रिएक्शन है और ये रिएक्शन भी फोटोग्राफी। अगर फोटोग्राफी रिएक्शन आए तो आपको ये लिखने है। ठीक है, या फिर सिल्वर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का रिएक्शन कौन सा है, या बेरियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का कौन सा रिएक्शन है, तो ये दोनों रिएक्शन है। ठीक है, तो फोटोग्राफी रिएक्शन में भी ये दोनों आ सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और अगर इस रिएक्शन का टाइप पूछे तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि जब भी आपको सनलाइट या हीट
या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है ना, यहाँ जब एरो के यहाँ हमें मतलब ये सारी चीज़ें ना ये एब्जॉर्ब करते पहले फिर ये बनता है, तो ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है। और ये कैसा डिकम्पोजिशन है, सनलाइट वाला डिकम्पोजिशन होता है, फोटोलाइटिक, क्लियर। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कह सकते हो, ठीक है। और जो हीट वाला होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो ये फोटोलाइटिक है, ये एग्जांपल किसका, कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, और उसमें से कौन सा वाला, फोटोलाइटिक। जब भी सनलाइट होगा तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, हीट होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। अगर ये रिएक्शन फोटोग्राफी पूछा जाए तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है। अगर आपको बोले कि मेटल एक्सट्रैक्शन ये सिल्वर या फिर बेरियम करनी है, या फिर कौन सा रिएक्शन यूज होता है मेटल एक्सट्रैक्शन में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन कितने टाइप के होते हैं, सनलाइट का फोटोलाइटिक होगा, हीट चाहिए तो थर्मल होगा, है ना। बाकी इसमें इन्होंने ग्रे कलर पूछा था तो वो क्या था, सिल्वर। तो ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी, बट आंसर में सिर्फ आपको सिल्वर मेटल पूछा है ना, क्योंकि ये तो MCQs है, तो इतना वो तो मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया। अगर अलग से क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपको अभी फिलहाल इसका आंसर सिर्फ रिएक्शन आप ध्यान में रख के रफ में लिख लेना साइड में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो ग्रे कलर है वो सिल्वर मेटल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि सिंथेटिक इंडिकेटर बताइए जो पिंक कलर देते हैं बेसिक नेचर में। तो आपको पता है इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस विच डिटेक्ट वेदर आर सब्सटेंसेस एसिडिक और बेस। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस है डिटेक्ट करते हैं, इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस डिटेक्ट वेदर आर सब्सटेंसेस एसिड और बेस। अगर हमें एसिड और बेस में डिटेक्ट करना है तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं वो इंडिकेटर होते हैं। दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक जो मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम क्या क्या अगर पूछ ले तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। बट आपको ये पूछा नहीं है, नाम नहीं पूछा, इन्होंने बोला कौन सा इन दोनों में से कौन सा ऐसा है सिंथेटिक। देखिए ये सिंथेटिक है, ठीक है, ये दोनों। जबकि टर्मरिक और पीएच पेपर जो होता है लिटमस वो नेचुरल होता है। ये दोनों नेचुरल है और ये दोनों कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। ये भी याद रखना आप, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। आपको बोला बेस में पिंक कलर कौन देता है, तो फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो बेस में पिंक कलर देता है, ठीक है। अगर मैं फिनोल्फ्थलीन का कलरलेस कलर होता है, अगर एक्चुअल कलर बोले फिनोल्फ्थलीन का तो कलरलेस है। अगर एसिड में मिलाओगे तो कलरलेस ही रहेगा, बट अगर बेस में मिलाओगे ना तो कैसा कलर दे देगा, पिंक देगा। तो कौन सा है जो बेस में पिंक कलर देगा, फिनोल्फ्थलीन। क्लियर। इसमें बहुत सारे आंसर बता दिए मैंने, तो इसका आंसर होगा फिनोल्फ्थलीन सी पार्ट, जो पिंक कलर देगा बेस में। अगर एसिड में पूछ लेते तो कलरलेस, और एक्चुअल कलर कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन मिक्स्ड विद बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इट फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसका भी आप अगर इसके क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हो तो इस रिएक्शन को आप पहले लिख लेना। देखिए क्या है, सोडियम सल्फेट, सबको बनाना आता होगा सोडियम सल्फेट। देखिए बनाएंगे कैसे, सोडियम और सल्फेट SO4। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। इसको यहाँ ले लीजिए और इसको यहाँ, Na के नीचे 2 आ जाएगा और SO4 के साथ तो 1 आएगा, तो 1 लगाने की ब्रैकेट में ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। हाँ 2 आता तो ब्रैकेट में 2 लगा देते, बट यहाँ तो SO4 के साथ 1 आया ना। तो ऐसे करके हम किसी भी एसिड बेस सॉल्ट का फॉर्मूला बनाते हैं। हमें पता है सोडियम और सल्फेट से बना है, पहले सोडियम और सल्फेट का सिंबल बनाओ, फिर उनकी वैलेंसी डालो, क्रॉस कर दो, तो इससे उसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें सोडियम सल्फेट को किससे मिक्स किया, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का भी ऐसे ही फॉर्मूला बना लो, बेरियम और क्लोराइड, ठीक है। बेरियम की वैलेंसी 1 होती है, बेरियम की 2 होती है और क्लोरीन की कितनी होती है, 1 होती है। क्रॉस कर दो, Ba में तो 1 आ जाएगा और Cl में 2 आ जाएंगे। तो ऐसे करके हम फॉर्मूला बना लेंगे। तो हमने पहले वर्ड्स में लिखा था ना सोडियम सल्फेट, तो पहले इसको हमने सिंबल फॉर्म में लिखा, ठीक है, केमिकल नेम इसका। फिर ऐसी बेरियम क्लोराइड को BaCl2 लिख दिया। अब आपको पता है ये सोडियम के साथ सल्फेट है और बेरियम के साथ क्लोराइड है। तो आपको पता है जब इसके साथ इसका आयन हो और इसके साथ इसका आयन हो तो इसका जो आयन है वो बेरियम के पास चला जाएगा, और जो इसका आयन था ये वाला, ये इसके पास चला जाएगा, है ना। तो बेरियम के साथ तो सल्फेट आ जाएगा और Na के साथ क्या आ जाएगा, Cl। अब देखिए बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं, इसको भी फॉर्मूले से बनाना, BaSO4। तो अभी मैंने Ba की वैलेंसी 2 बताई है और इसकी भी बेरियम की कितनी थी, 2 थी ना, और SO4 की भी 2 होती है। तो ये 2 से 2 तो कट गया, तो BaSO4 आ जाएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा,
BaSO4 आएगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ आ गया होगा कैसे बनाया है। बेरियम, हमें ये तो पता चल गया बेरियम सल्फेट बनेगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखे, बेरियम में देखिए वैलेंसी अभी बताई थी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, तो कैंसिल हो गया 1 1, तो बेरियम में भी 1 आ गया, सल्फेट में भी, तो ये BaSO4 बन जाएगा। ऐसे ही NaCl के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, Na की वैलेंसी भी 1 होती है, Cl की भी 1 होती है, क्रॉस कर दीजिए तो Na में भी 1, Cl में भी 1। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये आयन इसके साथ चला जाएगा और ये आयन इसके साथ, तो लेकिन फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूले को आप बना के ऐसे दिखेंगे, वैलेंसी इसको क्रॉस कर देंगे, इनकी वैलेंसी आपको याद रखनी है। तो हमें इस तरीके से इसका फॉर्मूला पता चल गया, BaSO4 और NaCl का भी। तो Na के पास इसका आयन चला जाएगा और Ba के पास इसका। इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन बोला था जब सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को मिक्स करते हैं बेरियम क्लोराइड से तो ये एक वाइट प्रिसिपिटेट बनाएगा। ये जो बना है ना, ये वाइट प्रिसिपिटेट होता है, ये रिएक्शन याद रखना आप। इस रिएक्शन को हम एक और चीज़ कहते हैं, जब भी प्रिसिपिटेट बनते हैं ना, प्रिसिपिटेट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल। ठीक है, जो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं और वो ना सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाते हैं सोल्यूशन से, विच आउट फ्रॉम द सोल्यूशन इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट क्या है, एक प्रिसिपिटेट है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बट ये जब आयन एक्सचेंज होंगे ना, इसका आयन इसके पास चला जाएगा, इसका आयन इसका, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये रिएक्शन का टाइप भी पूछा है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी यूज हुआ है, प्रिसिपिटेट बना है ना, पता चल गया आपको प्रिसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल हो और सोल्यूशन से आउट हो जाए। ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म, तो उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो और साथ में आया डिस्प्लेसमेंट भी। नेम द कंपाउंड दैट गिव वाइट कलर इन दिस रिएक्शन। देखिए वाइट कलर का ही तो प्रिसिपिटेट बना है ना, तो कौन सा कंपाउंड है, ये बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, रिएक्शन भी समझ आ गया होगा। रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आप कर लेना। तो जब भी आपसे प्रिसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछे ना, तो ये है प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो कौन सा कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, बेरियम का वाइट प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लीकेज इन द बॉडी। ब्लड लीक होने से कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो हेल्प करता है। तो ब्लड में क्या क्या होता है, WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है ना, प्लाज्मा होता है। तो कंपोनेंट पूछे तो ये 4 कंपोनेंट है, बट आपको पूछा कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड लीकेज का मतलब ब्लड को बहने से बचाता है या क्लॉटिंग से बचाता है, क्लॉटिंग वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग से या ब्लड लीकेज से कौन सा कंपोनेंट है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो होती है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, तो ये क्या करती है, ब्लड लीकेज से रोकती है या फिर क्लॉटिंग, जहाँ भी क्लॉटिंग वर्ड आए ना, क्लॉटिंग को ही हम ब्लड लीकेज बोलते हैं। तो ब्लड लीकेज से कौन प्रिवेंट करता है, कौन सा कंपोनेंट है, प्लेटलेट्स, ये याद रखेंगे। तो इसका अगर ये ऑप्शन में था, तो वैसे तो ऑप्शन में नहीं था ये क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन अ चाइना डिश इट्स सरफेस इज कोटेड विद। तो जब भी कॉपर को हम हीट करते हैं तो हीट करने से ना रिएक्शन होता है। देखिए वो रिएक्शन क्या है, तो कॉपर को हमने हीट किया तो वो ऑक्सीजन के साथ, एयर की ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा और CO कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे MgO2 मैंने बताया था, तो Mg और O2 को मिला के MgO बनता है ना, वैसे ही कॉपर सेकंड ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है 2 भी होती है, बट ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड होगा। तो कॉपर सेकंड के कैसे बनाऊँ, कॉपर की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, तो कट के 1 1 हो गया ना, तो इसलिए कॉपर CuO बन जाएगा। अब इसे आप बैलेंस कर लेना, O पे 2 है ना, तो O पे 2 है तो इसके O पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से कॉपर भी डबल हो गया तो कॉपर पे भी 2 लगा देना, तो इस तरह से बैलेंस कर देना। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना ना, ये कैसी कोटिंग आती है इसमें, ब्लैक कलर की। तो इसलिए जब भी हम कॉपर को हीट करेंगे चाइना डिश में, तो इसका सरफेस किससे कोट हो जाता है, ब्लैक कलर से। तो इसका C ऑप्शन है, और वो ब्लैक कलर है क्या, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो C ऑप्शन है इसका, याद रखेंगे। अच्छा, ये रिएक्शन का अगर आपसे टाइप पूछ ले तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर ये रिएक्शन का आपसे टाइप पूछ ले, इसमें कॉपर, देखिए पहले कॉपर था, अब कॉपर में ऑक्सीजन आ गई ना, ऑक्सीजन का आना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। कॉपर था, अब कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी कि एडिशन हुई ना ऑक्सीजन की, तो कॉपर का एडिशन हो रहा ना कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो कॉपर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं O2 को देखूं तो देखो O2 क्या है, O2 का यहाँ 2 था, यहाँ क्या हो गया, O2
रिड्यूस हो गया, इसमें से O2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो O2 रिड्यूस हुआ है और कॉपर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, बट आपको जस्ट कोटिंग का कलर पूछा था, तो ये बनता है। तो इसको हम ब्लैक कलर की कोटिंग, सरफेस कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखेंगे, इसका ही चॉइस वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब रिडक्शन होता क्या है, ऑक्सीजन का किसी से जाना और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन होता है उसे रिड्यूसिंग नहीं कहते, जो सब्सटेंस रिडक्शन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे O2 रिड्यूस हुआ है ना, अब O2 को रिड्यूस करने में किसने हेल्प करी है, जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज तो हुआ है, बट इसने क्या करा है, इसको रिडक्शन किया है। तो ये जो ऑक्सीडाइज हुआ है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखेंगे, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसने रिडक्शन में, इसके रिडक्शन में हेल्प करी है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो रिड्यूस हुआ है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलेंगे। क्लियर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हेल्प करेंगे ऑक्सीडेशन में। ठीक है, यानी जो खुद रिड्यूस हुए होंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट जो हेल्प करेंगे किसमें, रिडक्शन में, और खुद क्या हुए होंगे, वो ऑक्सीडाइज। तो ये आप याद रखेंगे, जो रिड्यूस हुए वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीडाइज हुए वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे और दे दी आपको, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो क्लियर हो गया। तो जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा लिख देंगे, इसमें ऐड ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे उसमें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, हाँ 10th क्वेश्चन देखेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये तो सबको पता होगा, जिंक के पास कोई आयन नहीं था, कॉपर के पास सल्फेट आयन था। अब ये देखिए कॉपर क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेस रिएक्टिव होता है, किससे, जिंक से। रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखना। तो कॉपर क्योंकि कम रिएक्टिव है ना, तो इसका जो आयन है ना वो जिंक ले लेगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब इन्होंने इसका कहा है कि क्या इस रिएक्शन का रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी कि ये वाला अगर मैं लूँ ये वाला पार्ट और इससे ये बनाना चाहूँ तो बनेगा। तो देखिए अगर ये वाला पार्ट आगे आता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो क्या कॉपर सल्फेट को ले पाएगा, क्यों नहीं ले पाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर जिंक में से ये जो सल्फेट वाला पार्ट है इसे अपने में नहीं ला पाएगा दोबारा से। क्यों नहीं ला पाएगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो आपको बताना है कि रिवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। तो ये क्या नहीं कर पाएगा, जिंक में से आयन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ पे तो जा सकता है, क्योंकि जिंक ले सकता है सल्फेट, बट अगर इस रिएक्शन को मैं यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट को नहीं ले पाएगा जिंक में से। जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो ऐसे लिख लेना स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन फॉर द प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आप डिफाइन करना सीख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। तो जब क्या करते हैं, लॉस ऑफ वाटर होता है ना, एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना, ट्रांसपिरेशन है क्या। अच्छा, ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में वाटर को सप्लाई करता है प्लांट को। उसके अलावा मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से ऑल पार्ट ऑफ प्लांट में। उसके अलावा रेगुलेट करता है प्लांट के टेम्परेचर को। उसके अलावा सेल को रिजिड करने में हेल्प करता है कि द सेल रिजिड। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आया तो आप ये याद कर लेना, बट यहाँ पे तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे मेटल्स है ना ये सारी, तो इनको रिएक्टिविटी के असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहले आप तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। ठीक है, कैसे याद करनी है, देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद करने की ट्रिक्स होती है वो आप याद कर लेना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। अच्छा, ये सारी जो मेटल्स है ना, ये कार्बन नॉन मेटल होती है, तो उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद की मेटल जो है कार्बन से तो लेस रिएक्टिव होती है, जिंक, आयरन,
टिन, ये क्या होता है, लेड, पीबी लेड, कॉपर, ठीक है। अब ये सारी मेटल जो होती है, ऊपर की सारी मेटल, ये वाली ऊपर की मेटल तो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है और ये वाली कार्बन से कम। अब ये सारी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हाइड्रोजन के नीचे कौन सी आती है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। तो ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स है एक तरह से देखा जाए तो जो भी हाइड्रोजन के नीचे आएगी, ये 3 मेटल्स, ये क्या करती है, ये कम रिएक्टिव है। तो ये कम रिएक्टिव है ना, तो ये रिएक्शन नहीं करती, ना तो वाटर के साथ ना एसिड के साथ, क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ये नहीं करती क्योंकि ये H2 से लेस रिएक्टिव है। और जो भी H2 से लेस रिएक्टिव है तो वो आयन को क्या नहीं कर पाएगी, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, इसलिए रिएक्शन नहीं करेगी। बट H2 से अगर ऊपर वाली मेटल चाहे ये सब क्या कर सकती है, आयन को डिस्प्लेस कर सकती है। तो इसमें इट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकती है ना ये मेटल्स। जो जैसे ये दोनों में से जिंक कम रिएक्टिव है, Mg ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो Mg जिंक के पास अगर कोई आयन है, अभी जैसे मैंने कॉपर का केस बताया था, तो Mg जिंक का, अगर जिंक के पास SO4 है तो Mg ले लेगा SO4 और जिंक को सेपरेट कर देगा। बट अगर जिंक और Mg में Mg के पास SO4 है और जिंक क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, रीजन दोगे। तो जो भी नीचे आएंगे ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। अगर इसके पास आयन है ना तो जिंक नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर जिंक के पास सल्फेट आयन होगा तो Mg उसमें से आयन को डिस्प्लेस करेगा। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस आयन फ्रॉम लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, बट लेस रिएक्टिव मेटल नॉट डिस्प्लेस आयन फ्रॉम। तो ये जो H2 से नीचे है ये तो बिल्कुल डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगी आयन को, तो ये नो रिएक्शन, ये क्या नहीं करती रिएक्शन, ना वाटर के साथ ना एसिड के साथ, ठीक है। बट ये वाली कर सकती है, बट उसमें भी केस है कि अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस करेगी नीचे वालों से, और नीचे वाले ऊपर वालों से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आकर के आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना, ऊपर से लेके नीचे जाते तो मोर से लेस रिएक्टिव जाती है। अब आपको क्योंकि क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर बोला है, ध्यान रखना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे कम रिएक्टिव से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पे जाना है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना तो ऐसे मत लगाना, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये ज़्यादा रिएक्टिव से हम कहाँ जा रहे हैं, लेस रिएक्टिव पे। तो हमें लेस से कहाँ जाना है, मोर पे। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जिंक, अगर आपको ये याद है तो आप इसमें से देखिए पहले नीचे से ऊपर जाओगे तो सबसे पहले आयरन था ना, तो आयरन पहले आ जाएगा, उसके बाद जिंक है, ठीक है। एसेंडिंग में ऐसा ही तो साइन लगता है, कम से ज़्यादा पे जाते हैं, तो ये कम रिएक्टिव है, फिर ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर एल्यूमिनियम आएगी, फिर Mg आएगी, फिर लास्ट में कैल्शियम आ जाएगी। ये तो दी नहीं ना, तो ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, अगर डिसेंडिंग बोलते तो ऐसे ही जाते, नहीं यहाँ से पहले लिखते हैं फिर नीचे जाते, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन है, नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल की आपको, एसिड की आपको प्रॉपर्टी पता है, या मेटल्स की प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन आपने पढ़े है, एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़े आपने मेटल के साथ रिएक्शन, और मेटल वाले चैप्टर में भी पढ़े एसिड के साथ। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल सॉल्ट बनते हैं, और साथ में कौन सी गैस बनती है, एसिड के पास H होता है ना, तो H2 गैस बनती है, याद रखेंगे। मेटल कार्बोनेट होता तो CO2 गैस बनती, बट जस्ट मेटल है तो मेटल के साथ एसिड कौन सी गैस बनाएंगे, H2 गैस। जैसे एग्जाम्पल Na मेटल है, सोडियम, HCl गैस एसिड है। अब ये Na ने इसका Cl ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि Na रिएक्टिविटी सीरीज में H से ऊपर होता है ना, तो Na डिस्प्लेस कर सकता है Cl आयन, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे Ag होता, ये नीचे है ना, तो अगर मैं बोलती Ag प्लस HCl, तो क्योंकि Ag कर ही नहीं पाता है Cl को अपने आयन, इस आयन को अपने पास लेके ही नहीं आ पाता, डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि रीज़न क्या है कि ये H2 से नीचे है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नो रिएक्शन। तो ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया आपको, ठीक है। H2 से अगर नीचे है मेटल्स तो वो ना तो वाटर के साथ करेगी रिएक्शन, ना HCl के साथ करेगी, ठीक है, यहाँ नो रिएक्शन लिखेंगे। बट हाँ, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में H से ऊपर है तो ये डिस्प्लेस कर देगी Cl को, ठीक है, और साथ में कौन सी गैस बन जाएगी, H2 गैस, ठीक है। तो मेटल और HCl एसिड मिलके कौन सी गैस बनाते हैं, H2 गैस। तो आपको गैस का नाम ही पूछा था, तो आपको बस गैस का नाम बताना था, तो साइड में रिएक्शन तो आप साइड में करके देख लेना रफ में, बट गैस का नाम क्या है, H2 गैस है। और साउंड पूछे कैसा देगी ये, तो पॉप साउंड देगी, फटफट की आवाज़, ठीक है। तो पॉप साउंड जब भी बोले तो H2 गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 13, वाई इट इज़ एडवाइज टू ईट आयोडाइज सॉल्ट ऑनली। तो आयोडाइज सॉल्ट खाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट है तो आयोडीन होगा, है ना, तो एज इट इज़ रिच इन आयोडीन,
एंड आयोडीन प्रिवेंट करता है गॉइटर। गॉइटर एक ना नेक से रिलेटेड डिजीज होती है, इसमें नेक स्वेल हो जाता है, तो गॉइटर कहते हैं उस बीमारी को। तो आयोडीन गॉइटर से बचाता है, और जो नमक होता है उसमें आयोडीन होता है। क्लियर? तो ये रीज़न है इसका। नेक्स्ट देखिए एजर्शन रीज़न है। एजर्शन रीज़न में देखिए आपके पास 4 चॉइसेस होती है। पहली होती है कि पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, और जो रीज़न होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। दूसरी में ये ट्रू तो होते हैं दोनों एजर्शन और रीज़न, बट जो रीज़न दिया होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तीसरी जो स्टेटमेंट होती है उसमें आपको बोलते हैं ये दोनों ट्रू, ये एजर्शन ट्रू है बट आर फॉल्स है रीज़न। चौथी स्टेटमेंट में एजर्शन फॉल्स होता है, रीज़न ट्रू होता है। तो सबसे पहले तो आप चेक करना कि क्या दोनों जो स्टेटमेंट्स है एजर्शन और रीज़न वाली वो ट्रू है। दोनों की दोनों अगर ट्रू होगी तो आपके आंसर ए और बी ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। बट अगर दोनों स्टेटमेंट में एक जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स आ गई तो आपके आंसर सी या डी में से आएंगे, ये याद रखना। तो पहले आपको चेक करना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए सबसे पहले आपको एजर्शन रीज़न ये दिया है। इसमें एजर्शन में बोला है गैलियम और सीजियम जो होती है ना मेल्ट हो जाती है अगर मैं इसे हैंड में भी रखूँ। यस पढ़ा है ना आपने कि ये जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो ये एजर्शन स्टेटमेंट तो ठीक है ना, एजर्शन वाली स्टेटमेंट यस ये हाथ में क्या हो सकती है, मेल्ट हो सकती है। तो करेक्ट है ये वाली स्टेटमेंट। सेकंड रीजन की स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। गैलियम एंड सीजियम के लो मेल्टिंग पॉइंट है, यस ये भी ठीक है। देखिए गैलियम और सीजियम वैसे तो मेटल्स होती है, और मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे आयरन मेटल है ना, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। बट एक्सेप्शन होता है मेटल्स के केस में जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनमें गैलियम और सीजियम होता है, ये याद रखना। तो गैलियम और सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, यस ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो एजर्शन वाली स्टेटमेंट भी ठीक है और रीजन वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। इट मीन्स हमारा आंसर ए और बी में मिलेगा हमको। जब दोनों स्टेटमेंट ठीक होती है तो हमारा आंसर ए और बी में मिलता है, और जब दोनों में से कोई एक गलत होती है तो हमारा आंसर सी और डी में मिलता है, ये याद रखना। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि एजर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट ट्रू है। एजर्शन वाली स्टेटमेंट पढ़ो, देखो ट्रू है कि नहीं। रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ो, देखो ट्रू है कि नहीं। अगर दोनों ट्रू है तो यस आंसर आपको ए और बी में मिलेगा, और दोनों में से एक फॉल्स होती तो सी और डी में मिलता। अब आपको देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है, बट ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है क्या ये एक्सप्लेनेशन दे रही है एजर्शन का। इन्होंने क्या बोला था एजर्शन में, गैलियम और सीजियम हैंड में क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। क्यों होती होगी मेल्ट, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। तो ये रीजन में यही तो बताया है इन्होंने कि मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, है ना। तो ये रीजन भी इसके लिए एक्सप्लेनेशन सही दिया है। तो पहली बात तो ये दोनों ट्रू है, तो ए और बी में से किसी एक में आंसर मिलना था, है ना, या तो इसमें या इसमें। अब यहाँ पे ये ट्रू भी और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो यस इसका आंसर ए होगा। क्लियर? हाँ अगर रीजन कुछ और ही बता रहा होता तो बी आंसर होता। तो अब इसका नेक्स्ट वाला भी चेक करते हैं। एजर्शन वाली स्टेटमेंट कहती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यस हमने पढ़ा हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक आर सच ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब इन्होंने रीजन में बोला एल्यूमिनियम एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। यस ये भी मैंने बताया आपको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, और फिर रिएक्ट करके ऑक्साइड है तो यानी कि ये बेसिक होंगे ना, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट ही तो बनाएगा, है ना। अच्छा जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेस नेचर के हो जाएंगे, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये खुद अपने आप एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ ले एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बताओ इसका नेचर कैसा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बेसिक नेचर का है, और अगर बेस के साथ रिएक्शन करता तो ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। इसी टाइप के ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है इसकी, और ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है कि ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है। यस, तो पहला जब दोनों स्टेटमेंट ठीक हो तो आंसर हमें किस में मिलता है, एजर्शन रीजन का, ए और बी पार्ट में। ठीक है, अब ये ए और बी में मुझे आंसर मिला, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये जो रीज़न है ये सी के लिए एक्सप्लेनेशन है। यस, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ही तो यही है कि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो ये इसी का तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना। तो यानी कि ये जो रीज़न है ये इसी के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो दोनों के साथ रिएक्ट करे, तो ये रीज़न इसी को तो समझाने के लिए बताया गया है। तो यस ये रीज़न भी ठीक है, सॉरी दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है, और जो ये रीज़न है ये भी इसका एक्सप्लेनेशन है।
तो कौन सा आंसर होगा ए और बी में? ए आंसर होगा, है ना, ए वाला। तो आपको पहले तो चेक करना है दोनों स्टेटमेंट को कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो आंसर ए और बी में मिलेगा। फिर चेक करना क्या ये इसका लिए रीज़न है, तो आंसर ए में मिलेगा। हाँ, अगर दोनों में से कोई एक गलत स्टेटमेंट होती तो या तो सी आंसर होता या डी होता, ठीक है। तो आंसर में आपको यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं लगाने, यहाँ हाँ रफ में आप लिख सकते हो ये ट्रू है, ये ट्रू है, फिर आप चेक करो एक्सप्लेनेशन ठीक है कि नहीं, फिर आंसर ए या बी, ठीक है, क्लियर। बट आंसर आपको ए या बी ऑप्शंस में से देना है, ठीक है। ऐसे इसका आंसर भी ऑप्शन में देना है, जो आपके पास 4 ऑप्शन ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, एजर्शन रीजन में से है, पेंक्रियाज इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। यस, ट्रू है स्टेटमेंट। पेंक्रियाज किस में हेल्प करता है, किस में एसेंशियल होता है? ग्लूकोज लेवल ब्लड में मेंटेन करने में, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंसुलिन इज रिलीज बाय स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल लोकेटेड ऑन इट। यस, इंसुलिन रिलीज होता है ना सेल्स से, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर आपको ए और बी में मिलेगा। किस में मिलेगा? जब दोनों ट्रू स्टेटमेंट हो तो आंसर आपको या तो ए पार्ट में मिलेगा या बी पार्ट में। अब आपको चेक करना है रीजन एक्सप्लेनेशन ठीक था। तो ये जो बोला गया पेंक्रियाज ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, मेंटेन करता है, और इंसुलिन सेल में लोकेटेड होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो ये इंसुलिन की लाइन तो कुछ और ही है ना, इससे रिलेटेड तो है ही नहीं, पेंक्रियाज से रिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बट ये इसको थोड़ी ना समझा रही है, इस पेंक्रियाज वाली लाइन को, वो तो कुछ अलग ही बता रही है। तो यानी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर तो ए और बी में मिला, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो पेंक्रियाज वाले का आंसर बी होगा, बाकी इन दोनों के आंसर ए ऑप्शन था। नेक्स्ट भी एजर्शन रीजन में से है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप हैज ए लार्ज अपर्चर। देखिए जो टेलीस्कोप होता है ना, उसको हम, उसके अंदर 2 टाइप के लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है। तो इस टेलीस्कोप में जो लेंस होते हैं उनके एपर्चर क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, ठीक है। एपर्चर का मतलब समझते हैं ना, ये जो लेंस की ये जो साइज होता है, ये वाला, ये इसको हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ना अपर्चर बड़ा होता है टेलीस्कोप में, ये ट्रू स्टेटमेंट है, यस, ठीक है। माइक्रोस्कोप होता है तो छोटा अपर्चर होता है, बट टेलीस्कोप का अपर्चर क्या होता है? ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसका रीजन का देखिए लाइन पढ़िए, आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप गैदर मोर लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो आई पीस जो होता है ना टेलीस्कोप का, वो ज़्यादा लाइट ले लेता है, गैदर कर लेता है अगर दूर से कोई ऑब्जेक्ट से आ रही हो लाइट, ठीक है। और उसके कारण वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की एक बहुत ब्राइट इमेज बनाता है। तो ये भी ठीक ही है, टेलीस्कोप ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर लेता है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैंने आंसर बोला था ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में से मिलेगा। अब आपको चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रही है। तो इन्होंने बोला था टेलीस्कोप का अपर्चर लार्ज है, अपर्चर लार्ज होने के कारण ही तो, क्यों अपर्चर लार्ज करना पड़ता है? क्योंकि ताकि ये ज़्यादा लाइट को ले सके, है ना, और ज़्यादा ऑब्जेक्ट को हमें ब्राइट दिखा सके। तो ये रीज़न इसी के लिए तो दिया है, अपर्चर लार्ज क्यों होता है, ताकि ये काम कर सके, है ना। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी कि ए और बी में से जब एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होता है तो आंसर ए होता है ना, ए ऑप्शन है। इसमें से 4 पॉइंट है ना, इसमें से ए ऑप्शन वाला ठीक होगा। तो आई होप आपको ये एजर्शन रीजन समझ आ गए होंगे। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दोनों पढ़ो, देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ए बी में मिलता है। तो ए में कब मिलता है? जब एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल पहले वाली लाइन को ये वाली लाइन एक्सप्लेन कर रही हो, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रही हो एक्सप्लेन तो बी आंसर होगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुई तो या तो सी में आंसर मिलेगा या डी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है। FeSO4 किस में हीट करने से ब्रेक हो जाता है? Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये रिएक्शन कैसा है? हीट से ये ब्रेक हो गया ना, जब भी कोई एक सब्सटेंस 2 या 3 में ब्रेक हो जाए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं उसको। और हीट है तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो आपको बोला है कि ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट 3 टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वाले। तो ये हीट वाला है तो ये थर्मल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा है कौन सी गैस की स्मेल बर्निंग सल्फर वाली आ रही होगी। तो देखिए सल्फर वाली तो 2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड। तो बर्निंग सल्फर की किस में आएगी? SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो आंसर होगा इसका सल्फर डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
तो असर्शन रीजन में तो आपको समझ आ गए होंगे, शुरू के 2 ए थे, 15 वाला बी था और 16 वाला ए था। अब ये वाले में पहला ऑप्शन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, बर्निंग सल्फर किस में आती है, सल्फर डाइऑक्साइड में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें इसी से रिलेटेड, इसी रिएक्शन से रिलेटेड है, थर्मल किसकी बात कर रहे हैं हमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ना। हीट वाले होंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले होंगे, लाइट वाले होंगे। तो ये तो हीट वाला था। अब इसमें एक और अब इसमें बहुत सारे हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे दिए। देखिए सिंगल है ना, तो 2 में ब्रेक हो गया, तो ये सारे कैसे है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब भी यहाँ सिंगल दिखे और यहाँ 2 या 3 में ब्रेक होता हुआ दिखे, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि ये जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिक करंट में होता है। तो अभी मैंने बताया था ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की हेल्प से होता है, लाइट की हेल्प से होता है, और करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है। तो AgCl वाला तो अभी पीछे बढ़ा था हमने, ये तो फोटोलाइटिक है ना, इसमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना जब भी कार्बोनेट में, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ हीट चाहिए होती है। यहाँ ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तो यहाँ पे हीट चाहिए होगी। ठीक है, तो हीट जब चाहिए होती है तो एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक बोल सकते हैं जब हीट आपको चाहिए हो, रिक्वायर्ड हो। हाँ, हीट यहाँ बनती तो एक्सो होता। तो जब हीट इवॉल्व होती है तो एक्सो होता है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, याद रखना, एंडो और एक्सो। हीट जब एब्जॉर्ब होगी यानी यहाँ होगी तो एंडो होगा, और जब हीट यहाँ निकलेगी, रिलीज होगी, तो एक्सो होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है ना, तो यहाँ हीट चाहिए होती है, तो ये थर्मल है, ये फोटोलाइटिक है, इसमें सनलाइट चाहिए। अब इन दोनों की बात करें तो देखिए, जब भी वाटर ब्रेक डाउन होता है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है। तो ये दोनों जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होंगे, तो ये इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को H2O, जब H2 और O2 में ब्रेक होता है तो ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है। अगर पूछ लेना इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, तो ये लिखना है आपको। अब इसमें से दोनों हो सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि वाटर ब्रेक हो रहा है ना H2 और O2 में, बट आपको वो वाली इक्वेशन लेनी है जो बैलेंस्ड भी हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2H2O, तो H के कितने 4, यहाँ पे H के कितने 2, और O के 2, तो ये तो नहीं है बैलेंस, क्योंकि यहाँ H पे 4 है ना, 4 है और ये 2 है, तो ये वाले होंगे। तो यहाँ H के 4, यस H के 4, ऑक्सीजन के 2, यस ऑक्सीजन के 2, तो ये बी पार्ट इसका ठीक है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोलिसिस है, बट ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि तो ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये बैलेंस है क्योंकि, तो इसका बी आंसर ठीक होगा, बी आंसर, क्योंकि H के 4 है ना। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस भी आपको समझ आ गया होगा। ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अभी पढ़ लिया ना हमने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये रिएक्शन है। तो इसमें हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो है कि डिकम्पोजिशन है। तो देखिए एक्सो तो नहीं है, क्योंकि एक्सो का मतलब तो हीट रिलीज हो, नहीं, एंडो भी नहीं है, हीट यहाँ चाहिए भी नहीं, हीट छोड़ना चाहिए यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो ना तो ये एक्सो होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और ना एंडो होता है, तो कैसा होता है, जस्ट ये डिकम्पोजिशन है। और अगर पूछे तो इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो एक डिकम्पोजिशन है। वैसे तो एक्सो और एंडो भी डिकम्पोजिशन होते हैं, बट क्योंकि एक्सो में हीट रिलीज होती है और एंडो में हीट हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें ना तो हीट रिलीज हुई है ना एब्जॉर्ब हुई है, इसमें तो करंट चाहिए हुआ है ना, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ब्रेकडाउन ही है, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ H2 और O2 में। तो जितने में भी ब्रेकडाउन हो वो डिकम्पोजिशन होते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन है इसका आंसर, सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। नेक्स्ट देखिए,
CaCO3, अभी मैंने बताया था ना कार्बोनेट जब भी होता है यहाँ पे तो CO2 गैस बनती है। अब देखिए सिंगल था तो ब्रेक हो गया, डिकम्पोजिशन है ये तो हमें पता चल गया, जब भी सिंगल ब्रेक हो जाता है एक दो या दो से ज़्यादा में तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब इन्होंने पूछा ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था CO2 जब भी CO2 में जब भी ब्रेक होगा तो वो हीट चाहिए होती है उसमें, तो हीट चाहिए में ना तो इलेक्ट्रिक होता है ना फोटोलाइटिक होता है, फोटोलाइटिक में तो सनलाइट चाहिए होती है ना, तो CO2 बन रहा है तो हीट चाहिए यहाँ पे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैसा डिकम्पोजिशन है ये? थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका बी आंसर ठीक है। हाँ अगर यहाँ Ag वाला होता तो फोटोलाइटिक हो जाता, AgCl ना, Ag में और Cl में ब्रेक होता तो फोटोलाइटिक हो जाता, H2O वाला होता तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो जाता। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल CO2 बन रहा है तो हीट चाहिए यहाँ पे, तो ये थर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब द ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म्ड ऑफ, इसकी इक्वेशन भी आनी चाहिए आपको, रिएक्शन देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को हीट करते, लेड नाइट्रेट देखिए फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो हाँ ये रहा लेड नाइट्रेट, लेड Pb होता है, नाइट्रेट NO3 होता है, तो लेड देखिए लेड की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस करूंगी तो लेड पे तो 1 आ जाएगा और नाइट्रेट पे 2 आएगा ना, पूरे नाइट्रेट पे लगाना है 2 यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट पे, तो ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसे आपने हीट किया, हीट करने से क्या होगा, एक तो लेड ऑक्साइड बनेगा, एक NO2 गैस बनेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये लेड मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन है, ये सिंगल था ना, डबल ट्रिपल में ब्रेक हो गया और हीट चाहिए तो कौन सा डिकम्पोजिशन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो ये रिएक्शन आप याद करना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो ब्राउन फ्यूम्स बनती है ना वो NO2 की बनती है, किसकी फ्यूम्स बनती है, NO2 की, तो ये भी याद रखेंगे। तो इन्होंने ब्राउन फ्यूम्स पूछी है, किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, लेड ऑक्साइड की नहीं होती, लेड ऑक्साइड तो बनता है बट ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। तो ये रिएक्शन भी आप याद रखेंगे। ये किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो थर्मल हीट क्या होती है, थर्मल। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है दो या दो से ज़्यादा में सिंगल का, उसके अलावा हीट चाहिए तो थर्मल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, bending of light depend on its optical density of medium through which the light pass, speed of light vary from medium to medium। आपको पता है लाइट जब मीडियम से चेंज करती है तो बेंड हो जाती है ना, तो वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम कैसा है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर रेयर मीडियम है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो लाइट रेयर स्पीड में स्पीड ज़्यादा होने से उसका रिफ्रैक्टिव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्पीड के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है अगर रेयर मीडियम है, और डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड डेंसर में कम हो जाएगी। रीज़न क्यों है डेंसर में कम क्यों हो जाएगी, पार्टिकल बहुत पास पास होंगे तो लाइट को चलने में मुश्किल होगी, है ना, और रेयर मीडियम में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो उसमें लाइट तेज़ी से चलती है। तो रेयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव कम होगा, और लाइट की स्पीड डेंसर में कम होगी तो रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो तो ठीक है, इन्होंने लिखा है बेंडिंग ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो मीडियम टू मीडियम स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, इसके कारण लाइट बेंड हो जाती है। रीज़न इसका मीडियम जिसमें स्पीड की ज़्यादा होगी लाइट की उसको रेयर कहेंगे, क्वेश्चन भी आ सकता है रेयर किसे कहते हैं, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव कम हो जाएगा इसका। जबकि स्पीड ऑफ लाइट लेस किस में होती है, डेंसर मीडियम में। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, हाउएवर स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती अगर मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है लाइट की। इट कंक्लूड द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज के कारण ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है लाइट की। तो बहुत सारे आंसर इसमें दे दिया आपको, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछे हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास द रे ऑफ लाइट, तो देखिए आपने ये पढ़ा होगा, अगर ये मेरा मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम है तभी बेंडिंग होगी, अगर ये कैसा होगा पॉलिश्ड होगा तो फिर रिफ्लेक्शन होगा, बट जब
ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो बेंडिंग होगी। तो लाइट यहाँ से आई इस मीडियम से, अब ये नॉर्मल खींच देना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचना। अब लाइट तो पाथ एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए था, बट अगर लाइट रेयर से किस में जा रही होगी, डेंसर मीडियम में, तो लाइट ना अपने एक्चुअल जो पाथ है ये वाला, इससे ना पहले मुड़ जाएगी, ये टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। और हाँ, अगर ये डेंसर होता और ये रेयर होता, अगर ये मीडियम डेंसर होता, मान लो ये मीडियम डेंसर होता और ये रेयर होता, तो एक्चुअल पाथ लाइट का, ये लाइट इंसिडेंट की सरफेस पे, ये नॉर्मल ड्रॉ करो, एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, बट अब रेयर में घुस रही है तो लाइट अपने पाथ से अवे हो जाएगी, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर। तो जब अवे होती है तो ये आई एंगल छोटा हो जाता है आर से, और जब टूवर्ड्स नॉर्मल होती है तो आई बड़ा हो जाता है आर से, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बोला है कि लाइट जब एयर से ग्लास पे जा रही है, एयर रेयर होता है, ग्लास डेंसर होता है, एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो ये रेयर होता है और ग्लास के पार्टिकल पास पास होते हैं तो डेंसर होता है। तो लाइट रेयर से डेंसर पे जा रही है, तो रेयर से जब डेंसर पे जाएगी तो क्या होगा, लाइट अभी बताया ना मैंने, टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। कौन सा ऑप्शन है इसका, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ए ऑप्शन ठीक है इसका। तो रेयर से डेंसर पे जब लाइट जाती है तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। हाँ, अगर ग्लास से एयर पे जा रही होती तो डेंसर से रेयर पे जाती तो अवे नॉर्मल हो जाता, बट अभी फिलहाल टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अभी मैंने पढ़ा था ना ऊपर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, सेम ही रहती है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है और स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी लाइट की सेम ही रहेगी। तो सी ऑप्शन ठीक है इसका। तो इसका आंसर सी होगा, डिफरेंस नहीं होगा, सेम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लाइट की, सिर्फ क्या चेंज होती है, वेवलेंथ और स्पीड। नेक्स्ट है व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए ग्लास कैसा है, ग्लास में पार्टिकल पास पास होते हैं, वाटर में थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, ग्लास सॉलिड है ना, सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं और वाटर के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे, ठीक है। तो ये डेंसर होगा, ये रेयर होगा, डेंसर टू रेयर जा रही है। अभी मैंने बताया था डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, यानी आई छोटा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा। तो डेंसर में स्पीड अभी बताई थी ना, स्पीड लाइट की कम होती है, लेस होती है, और रेयर में स्पीड ज़्यादा होती है ना। तो आपको यही तो पूछा है, अगर लाइट डेंसर से रेयर पे जा रही है, स्पीड बताओ, ज़्यादा से कम पे जा रही है, तो पहले लेस था, अब ज़्यादा हो रही है ना, तो लेस मतलब जब डेंसर से रेयर पे जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, यानी डेंसिटी कम होने से, डेंसिटी इसकी ज़्यादा है ना और इसकी कम है, तो डेंसिटी कम होने से लाइट की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना, उल्टा होता है, डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी का इन्वर्स होता है स्पीड। तो जब डेंसर से रेयर पे जा रही है तो डेंसिटी घट रही है, तो लाइट की डेंसर से रेयर पे जा रही है तो स्पीड बढ़ रही है ना, डेंसिटी घटने से स्पीड बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ए। तो ऐसे याद रखना आप, डेंसर का अंदर लेस स्पीड, रेयर का अंदर ज़्यादा स्पीड, तो कम से कहाँ जा रही है स्पीड, ज़्यादा जा रही है ना, तो यानी डेंसर से रेयर पे जाती है तो लेस स्पीड से मोर स्पीड पे जाएगी, तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट बोला है अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम ए टू बी, अगर बेंडिंग नहीं हो रही है लाइट की, तो देखिए कौन सा केस है, जब लाइट की बेंडिंग नहीं होती, यानी कि लाइट ना बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी। तो जब लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी ना, तो वो विदाउट बेंड बिल्कुल सीधा चली जाएगी, तो यानी कि ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। अगर सरफेस के साथ बोले, इस सेकंड के सरफेस के साथ, तो कैसा एंगल बना रही है लाइट, इंसिडेंट कितने पे हो रही है, 90 डिग्री पे। बट अगर नॉर्मल के साथ पूछे, अगर इसका एंगल नॉर्मल के साथ तो 0 डिग्री का है, बट सरफेस के साथ पूछे तो 90 डिग्री का, ये ध्यान रखना। तो जब लाइट सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वो नो बेंडिंग, नो रिफ्रैक्शन। बट अगर नॉर्मल के साथ पूछ लेते तो 0 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाउंड्री ऑफ मीडियम बी के साथ पूछा था, तो बाउंड्री के साथ कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, तो नो रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है अरे ऑफ, इसी का ऑप्शन है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम
देखिए यहाँ पे बहुत सारे मीडियम है, ए मीडियम भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो आपको बोला है कि डायग्राम बना रखा है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ठीक है। तो देखिए ए में लाइट इंसिडेंट हुई, अब फिर दूसरे सरफेस पे जाके ये देखिए एक्चुअल बात ये होना चाहिए था ना, लाइट का ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, बट टूवर्ड्स नॉर्मल चली गई। तो यानी आई यहाँ बड़ा है और आर क्या है, छोटा है ना। तो ए से जब बी में जा रही है ना, ए से बी में, तो आई ज़्यादा बड़ा है और आर छोटा है। जब आई बड़ा होता है तो रेयरर से डेंसर पे जाती है, ठीक है। तो यानी कि जब रेयरर से डेंसर पे जाएगी तो रेयरर का रिफ्रैक्टिव मैंने क्या बताया था, ज़्यादा होता है, क्योंकि रेयरर में स्पीड क्या होती है, रेयरर क्या होता है, जिसमें स्पीड ज़्यादा हो, स्पीड ज़्यादा हो लाइट की। और डेंसर क्या होता है, जब स्पीड क्या होगी, लेस होगी, है ना। तो स्पीड ज़्यादा का मतलब रिफ्रैक्टिव कम होगा, सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव कम होगा और बी का ज़्यादा होगा, ऐसे याद रखना। आई जब बड़ा हो तो रेयरर मीडियम होता है ये वाला, और ये डेंसर होता है ना। आई बड़ा, आर का मतलब क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तभी तो आई बड़ा होगा जब टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, रिफ्रैक्टिव कम हो गया। तो ये आई ग्रेटर देन का मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो यानी इसका मतलब रेयरर से डेंसर पे जा रही होगी, रेयरर का मतलब स्पीड ज़्यादा और डेंसर का मतलब स्पीड लेस, और स्पीड ज़्यादा का मतलब रिफ्रैक्टिव इसका कम होगा ए का, और बी का ज़्यादा होगा। तो ऐसे याद रखोगे आप। ए से बी में आपको दिख रहा है ना डायग्राम से ही कि ये इंसिडेंट है एंगल और ये रिफ्रैक्टिव है। ये एक्चुअल बात तो ये था, बट ये टूवर्ड्स नॉर्मल चला गया, तो आई ग्रेटर देन आर है। तो आई ग्रेटर देन आर का मतलब मीडियम रेयर टू डेंसर है। तो रेयर टू डेंसर में अगर स्पीड की बात करें तो ज़्यादा से कम पे जाएगी, और रिफ्रैक्टिव की बात करें तो इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, ए का कम होगा, बी का ज़्यादा होगा। अब बी से सी में आप देखेंगे डायग्राम में, तो देखिए बी में अब यहाँ से लाइट ऐसे सी, अब सी पे घुस रही है, बी से ऐसे जाती, ऐसे ऐसे होता है एक्चुअल पाथ, बट अब एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ है, देखो ऐसे करके ऐसे, बट ये हल्का सा अवे हो गया है ना। एक्चुअल पाथ तो ऐसा था यूं करके, बट ये हल्का सा अवे हो गया। तो अवे हो गया तो यानी कि आई, अब इस वाले का आई छोटा हो गया, आर बड़ा हो गया, आई छोटा और आर बड़ा हो गया बी से सी में। तो अब आई छोटा जब हो जाए तो डेंसर से रेयरर पे, डेंसर से रेयरर पे मैंने अभी बताया स्पीड तो कम होती है, स्पीड लेस होगी और यहाँ ज़्यादा होगी, बट रिफ्रैक्टिव इसका लेस वाले का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये याद रखना। ऐसी सी से डी पे अगर मैं देखूँ, देखो सी पे ऐसे था पाथ ऐसे था, तो ये ऐसे था, है ना, ऐसे जाता ना, ये सीधा पाथ ऐसे, इसको मैं बढ़ाती अगर तो ये ऐसे जाता, बट ये अवे हो गया। तो इसमें आई छोटा हो गया और आर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आई छोटा आर बड़ा, यानी यही वाला केस बढ़ रहा है डेंसर से रेयरर पे। तो यहाँ पे भी ये इसका डेंसर का मतलब स्पीड, डेंसर का मतलब क्या होता है, स्पीड लाइट की कम होती है ना, तो रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होगा, यही वाला केस बनेगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा, इसका कम हो जाएगा। तो आपको केस कौन सा दिया, डी का सी से कम है, देखो डी का सी से कम है, यस डी का सी से कम ही आ रहा है ना। बी का ए से ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है ए से, यस सी भी ठीक है। बी का ज़्यादा है सी से, बी का ज़्यादा है सी से, यस ठीक है। सारी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, डी का रिफ्रैक्टिव कम है सी से, यस। बी का ए से ज़्यादा है, बी का ए से ज़्यादा है, यस बी का ज़्यादा है ना। उसके बाद बोला बी का सी से भी ज़्यादा है, तो देखिए बी का सी से भी ज़्यादा है, तो यानी ऑल होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑल। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए यहाँ पे गलत, ठीक है, ऑल होगा इसका आंसर डी। तो आपको डायग्राम से देखना है कि अगर यहाँ से यहाँ घुस रही है तो आई बड़ा है कि आर, अगर आई बड़ा है तो रेयरर से डेंसर, तो रिफ्रैक्टिव ए का रेयरर का कम हो जाएगा, डेंसर का ज़्यादा हो जाएगा। ये भी याद रखो, रेयरर का रिफ्रैक्टिव कम होगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ से भी ऐसे ही बनाना, यहाँ से भी, और फिर चॉइस में से देखना कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑल है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन तो चेंज होके भी आ सकता है, तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है। अब इसमें देखिए बहुत सारे इसके वो है केस बेस्ड है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके नेक्स्ट वाले 19 और 20 में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, वीडियो लंबी हो गई है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल में सॉल्व करके मिल जाएगा, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम एंड प्री बोर्ड में हेल्प करेगा।